हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन। एलडीसी और सीटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डिवाइन पर। और बात करेंगे हिंदी ब्रह्मास्त्र को लेकर के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होकर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल वैज्ञा सहित बात करेंगे। धैर्य के साथ में आपको जो है वो पूरी क्लास को जो है आराम से देखना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन देखिए भाई। चलिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहना है कि इनमें से कौन सा, साथियों इनमें से कौन सा जो संधि विच्छेद है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, आपको बताना कि इनमें से कौन सा एक संधि विच्छेद है साथियों जो कि सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए भाई। पहला है कि सुरेश का संधि विच्छेद सुर और ईस होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है कि रमेश का संधि विच्छेद राम और ईस होगा। ऑप्शन सी महेश का महा और ईस होगा। और ऑप्शन डी है नागेश का नाग और ईस होगा। ठीक है, कौन सा इनमें से जो है वो साथियों एक सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, ये जितने भी उदाहरण हैं चारों के चारों, ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये चारों जो हैं वो साथियों गुण संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, संधि कौन सी है, तो पहले ये ध्यान रखें कि संधि जो है वो है कौन सी, गुण संधि। गुण संधि क्यों है, क्योंकि एक चोटी है, यानी कि जिन शब्दों के ऊपर इस प्रकार की एक चोटी आपको देखने को मिलती है वो साथियों गुण संधि के क्या होते हैं, उदाहरण होते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई कि भाई चारों के चारों जो है वो साथियों गुण संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, गुण संधि में जो है वो एक साइड अगर अ आ जाए और दूसरी साइड जो है वो ई आ जाए तो ये मिल करके जो है वो एक का निर्माण करेंगे। अब देखिए, सुरेश में सुर और ईस, बिल्कुल सही बात है, सुरेश बन गया। रमेश का जो संधि विच्छेद है वो साथियों होता है क्या, रमा धन ईस। क्या होता है, रमा और जो है वो ईस होता है। तो आपका ऑप्शन संख्या बी जो है वो गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है वो राम है लेकिन संधि विच्छेद जो है वो ए से होगा। तो यहाँ पे र है तो र का र आएगा और कभी भी जो है वो रा जो है वो नहीं होगा। तो इसका जो संधि विच्छेद है रमेश का वो होता है रमा प्लस ईस। क्या होता है, रमा और ईस, और इससे बनेगा रमेश। ठीक है, महेश का महा और ईस, बिल्कुल सही है। नागेश का नाग और ईस, ये भी बिल्कुल जो है वो यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन संख्या जिनका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आ रहा है, जिन विद्यार्थियों का, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। रमा और ईस रमेश गुण संधि का उदाहरण है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में, साथियों निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है। ठीक है, बताइए भाई किस विकल्प के अंदर जो है वो यहाँ पे सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए अन्वेषण का अनु और ईषण। देखिए, जब कभी भी य और व से पहले, साथियों जब कभी भी य और व से पहले कोई भी अगर कैसा वर्ण आ जाए, आधा वर्ण आ जाए, ठीक है, तो संधि कौन सी, संधि सबको पता है हो जाएगी कौन सी, यण संधि हो जाएगी। ये जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो मैं हर क्लास में है वो बताता हूँ कि इस प्रकार का जब भी य और व से पहले कोई भी आधा वर्ण आता है तो वहाँ पे तो संधि होती है वो हमेशा यण संधि होती है। करना क्या होता है यण संधि में कि जब कभी भी, देखिए जब कभी भी य से पहले कोई आधा वर्ण है तो इस य के साथ में जो भी आधा वर्ण है इसके साथ में आपको जो है वो ई की मात्रा जोड़नी है, और व से पहले जो भी आधा वर्ण है उसके साथ में आपको जो है ऊ की मात्रा जोड़नी होती है। तो देखिए, अब यहाँ पे जो अन्वेषण है इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा अनु प्लस ऐसण। क्या बनेगा, अनु प्लस ऐसण बनेगा। यहाँ पे अनु और ईसण है जो कि साथियों क्या है, गलत है। देखिए, व से पहले क्या है, आधा वर्ण न है, तो हमने जो है वो इसके साथ में ऊ जोड़ा तो ये बन गया अनु। क्या बन गया, अनु बन गया। ठीक है, अब ये जो ए है ये बाहर आया, ये जो है वो बाहर आया तो इससे बना ऐसण न कि ईसण, क्योंकि ई की मात्रा जो है वो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो ये बनेगा अनु और ऐसण, इससे बनेगा अन्वेषण। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, अत्युत्तम, अति और उत्तम गलत है भाई साहब। अति जो है वो बिल्कुल सही है, य से पहले आधा तो है, य से पहले आधा तो है, यानी कि आधा तो है तो ई की मात्रा जुड़ी तो ये बन गया अति, और आगे जो है वो उत्तम, यानी कि इसमें जो है वो डबल तो है लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या एक सिंगल तो है, इसलिए ये ऑप्शन बी जो है वो भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया।
ठीक है। ऑप्शन सी देखिए अनवे, अनु और ए बनेगा, वे नहीं होगा क्योंकि वह जो है वो इसका ऑलरेडी जो है वो ऊ बन गया। देखिए यानी कि वह से पहले जो आधा वर्ण है उसके साथ में आपको ऊ की मात्रा जो है वो जोड़नी है, तो क्या बन गया, अनु बन गया। यानी कि वह जो है वो ऑलरेडी क्या बन गया, ऊ बन गया, और वह में से जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा अ और यह का जो है वो रह जाएगा ये, तो ये बनेगा अनु और ए, न कि अनु और वे। ठीक है, अनु और वे नहीं बनेगा, ये अनु और ए बनेगा। ठीक है, ये अनु और ए बनेगा। तो ऑप्शन संख्या आपका 3 नंबर जो है ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये जो तीनों एग्जाम्पल है, ये साथियों जो तीनों एग्जाम्पल है, ये तीनों के तीनों यण संधि के उदाहरण है। ठीक है, य और व से पहले जब कभी भी आधा वर्ण आ जाए तो वो जो एग्जाम्पल होता है, जो वो उदाहरण होता है, वो हमेशा यण संधि का होता है। ठीक है, अब देखिए अंबुर्मी, अंबु और ऊर्मी, यहाँ अंबु के अंदर यहाँ पे ऊ है, आगे जो है वो ऊ है, यानी कि ऊ और ऊ दोनों मिलकर के जो हैं वो दीर्घ ऊ का निर्माण करते हैं। और संधि कौन सी, संधि होती है कौन सी, दीर्घ स्वर संधि होती है। साथियों संधि कौन सी होती है, संधि होती है दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पे अंबु और ऊर्मी बिल्कुल सही है, अंबुर्मी, यानी कि ऑप्शन संख्या जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा अंबु और ऊर्मी, इससे बन जाएगा अंबुर्मी, दीर्घ स्वर संधि का क्या है, उदाहरण है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला प्रश्न है कि एक शब्द है अपने पास है प्राज्य। ठीक है, शब्द क्या है, प्राज्य। जे का उल्टा होता है प्राज्य, जे का मतलब होता है जीतना और प्राज्य का मतलब हो गया हार। ठीक है, तो यहाँ पे प्राज्य में कौन सा जो है उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, इस प्राज्य शब्द में जो है वो साथियों कौन सा उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, पर उपसर्ग है, परा है, पारा है या फिर प है। तो यहाँ पे जो उपसर्ग है वो है परा। ठीक है, यानी कि जो शब्द है वो है क्या, जे, और जे से पहले क्या लगा है, परा उपसर्ग, तो ये बन गया क्या, प्राज्य। ठीक है, तो इसका आपका जो ऑप्शन संख्या यहाँ पे 2 नंबर जिन विद्यार्थियों का आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो साथियों इतने सारे एग्जाम के अंदर रिपीट होकर के बार बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जे शब्द का अर्थ जो है वो विपरीत हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि किस उपसर्ग के जुड़ने पर यहाँ जो जे शब्द है इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जे का विलोम शब्द बन जाएगा। और कब बनेगा, कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा, तब जे का उल्टा जो है वो उपसर्ग लगाने से इसका विलोम जो है वो बन जाएगा। देखिए जय का मतलब जीतना, प्राजय का मतलब हारना, तो यहाँ पे जय जो है वो इसके आगे हम जब इस परा उपसर्ग को जोड़ देंगे, ज के आगे जब हम इस जो है वो परा उपसर्ग को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा शब्द क्या, प्राज्य। ठीक है, जय का जो उल्टा होता है वो होता है प्राज्य। तो ऑप्शन संख्या जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे डी आ रहा है, अच्छे से ध्यान रखें कि प्राज्य यानी कि जय के साथ में जब हम परा उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा प्राज्य। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ता है, साथियों जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ता है उसको जो है वो क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यानी कि जो देखो जो पहले जुड़ेगा भाई, जो पहले जुड़ेगा उसको बोलेंगे उपसर्ग। क्या बोलेंगे, उपसर्ग बोलेंगे भाई। ठीक है, जो पहले जुड़ता है वो तो होता है उपसर्ग, और जो बाद में जुड़ता है साथियों, पीछे या फिर मैं कहूँ बाद में जुड़ता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय जो है वो जुड़ेगा कहाँ पे, पीछे, और उपसर्ग जो है ये जुड़ता है हमेशा पहले या फिर शब्द के आगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है अंत में या फिर पीछे, तो उसको बोलेंगे उपसर्ग। यानी कि ऑप्शन संख्या जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, पीछे प्रत्यय, आगे उपसर्ग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रत्यय जो हैं वो साथियों कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 1, 3, 4 या फिर 2। पीटीटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रत्यय के जो है प्रकार कितने होते हैं, तो सबको पता है कितने होते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं भाई। कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या आपका कौन सा, डी, 4 नंबर से होगा। एक तो होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, कौन कौन से, एक तो होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय, ये सभी को पता है। तो आपका ऑप्शन संख्या यहाँ पे डी जो है वो सही हो जाएगा। प्रत्यय के 2 प्रकार हैं, एक तो होता है तद्धित, एक होता है कृत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कहना है कि किस समास में प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से और धैर्य के साथ में समझिए कि प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है। प्रथम पद का मतलब क्या हो गया, यानी कि जब कभी भी किसी भी शब्द के साथ में, साथियों जब कभी भी किसी भी शब्द के साथ में कोई अव्यय जुड़ा हुआ होता है,
अव्यय जो है वो ये अव्यय या फिर उपसर्ग जो है ये हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रथम पद साथियों, जो प्रथम पद प्रधान होता है वो किसमें होता है, वो हमेशा अव्ययभाव समास में होता है। यानी कि अव्ययभाव समास के अंदर ध्यान से सुनिए, अव्ययभाव समास के अंतर्गत हमेशा प्यारे दोस्त जो अपना अव्यय होता है वो या फिर जो उपसर्ग होता है वो हमेशा पहले जुड़ता है। तो इसमें जो प्रथम पद होता है वो हमेशा प्रधान होता है। और एक अपना कौन सा होता है, एक अपना होता है द्वंद्व समास। कौन सा होता है, हम आगे पढ़ेंगे इस समास को। ठीक है, एक जो होता है वो होता है द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व। और इसमें जो है वो साथियों दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं भाई। ठीक है, क्या होते हैं, दोनों पद जो हैं वो प्रधान होते हैं। और अगर बात करूं मैं तत्पुरुष समास की तो उसमें जो है वो दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समास की आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना कि प्रथम पद प्रधान। ठीक है, प्रथम पद जो है वो प्रधान किस में होता है, तो वो होता है अव्ययभाव समास में। क्लियर, द्वंद्व में दोनों जो है वो प्रधान होंगे, जैसे दाल रोटी है, माता पिता ही हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, इसका आपका ऑप्शन संख्या 1 जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा अव्ययभाव समास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किस विकल्प में अव्ययभाव समास है। अब सुने ध्यान से, किस विकल्प में जो है वो साथियों अव्ययभाव समास है। जब कभी भी देखिए, जब कभी भी किसी भी शब्द में मैं आपको कुछ है वो देता हूँ शब्द, अगर वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ उपसर्ग या फिर कुछ अव्यय हैं, अगर वो जुड़े हुए होते हैं तो वहाँ पे हमेशा जो अपना समास होता है वो होता है अव्ययभाव समास। देखिए, अगर कभी भी किसी शब्द के आगे यथा जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, यथा, या फिर प्रति जुड़ा हुआ है, यथा, प्रति, आ, भर और नी। ठीक है, इस प्रकार के शब्द, यानी कि जब कभी भी साथियों किसी भी शब्द के आगे यथा, प्रति, आ, भर और नी, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी शब्द जुड़ा हुआ होता है, यथा, प्रति, आ, भर, नी, यानी कि इस प्रकार के शब्द, इस प्रकार के अव्यय या फिर इस प्रकार के जो उपसर्ग हैं वो किसी भी शब्द के आगे अगर जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे हमेशा और हमेशा अव्ययभाव समास होता है। मुझे बताइए कि इन चारों में से कौन से शब्द के आगे जो है वो इस प्रकार का अव्यय जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो होगा आपका अव्ययभाव समास। देखिए, आमरण, तो आमरण में देखिए, आमरण जो शब्द है इसमें इस मरण शब्द के आगे, इस मरण शब्द के आगे जो है वो आ जुड़ा हुआ है। तो ये जो है वो आपका ऑप्शन संख्या 1 जो है वो अव्ययभाव समास का उदाहरण है, क्योंकि मरण शब्द के आगे आ जुड़ा हुआ है। तो मैंने कहा था आपसे कि यथा, प्रति, आ, भर और नी। ठीक है, यथा, प्रति, आ, भर और नी, इनमें से कोई भी शब्द अगर जुड़ा हुआ है तो वहां पे अपना जो समास होगा अव्ययभाव समास। ऑप्शन बी देख लीजिए, कृष्णार्पण, यानी कि कृष्ण को अर्पण। ठीक है, देखो इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को अर्पण, यानी कि जब कभी भी किसी भी शब्द के अंदर इस प्रकार की विभक्ति आ जाए, ठीक है, यानी कि जब हम शब्द को तोड़ेंगे, ठीक है, समास का विग्रह करेंगे, तब अगर कोई भी बीच में क्या आती है, विभक्ति आ जाती है, तो वहां पे तो समास होता है वो हमेशा कौन सा होता है साथियों, तत्पुरुष होता है। ठीक है, तत्पुरुष। तो देखिए, कृष्णार्पण यानी कि कृष्ण को अर्पण, कृष्णार्पण यानी कि कृष्ण को अर्पण, तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर विभक्ति आ रही है। ठीक है ना। देखिए, नील गाय यानी कि नीली है जो गाय, यहाँ पे जो है वो क्या है कि एक गाय जो है वो उसकी विशेषता बताई जा रही है कि गाय जो है वो कैसी है, गाय जो है वो साथियों नीली है। और जब भी कभी भी किसी भी शब्द में अगर किसी की विशेषता बताई जाए तो वहाँ पे तो समास होता है वो कौन सा होता है साथियों, कर्मधारय होता है। कौन सा होता है, कर्मधारय होता है। ठीक है, जब कभी भी किसी भी शब्द में साथियों जैसे नीला कमल यानी कि नीला है जो कमल, ठीक है, नीला वस्त्र, नीला है जो वस्त्र, यानी कि जब कभी भी चंद्रमुख, ठीक है, चंद्र के समान मुख, तो यहाँ पे यानी कि कभी भी जिन शब्दों की साथियों विशेषता बताई जाती है, ठीक है, कभी भी किन्हीं शब्दों के अंदर अगर विशेषता आपको देखने को मिलती है तो वो हमेशा जो है वो कर्मधारय समास का क्या होता है, उदाहरण होता है। ठीक है, यहाँ पे नील कमल यानी कि नील गाय यानी कि नीली है जो गाय, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। क्लियर। ऑप्शन डी, चतुरानन यानी कि चतुर का मतलब 4 होता है, 4, आनंद का मतलब क्या होता है, आंख। ठीक है, चतु का मतलब क्या होता है, 4, आनंद का मतलब क्या हो गया, आंख। तो इनकी जिसकी 4 आंखें हैं भाई, 4 आंखें किसकी है, शिव जी की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चतुरानन है यानी कि जिसकी 4 आंखें हैं, तो ये अपना जो है वो साथियों बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, यहाँ पे जो अपना समास है वो है बहुब्रीहि समास। तो चतुरानन बहुब्रीहि समास है, नील गाय कर्मधारय समास, कृष्णार्पण तत्पुरुष समास, और आमरण जो है इसमें है अव्ययभाव समास। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन संख्या जो 1 है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ,
इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सभी विद्यार्थी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में जो है वो अव्ययभाव समास है। साथियों यहाँ पे कौन से शब्द में जो है वो अपना क्या है, अव्ययभाव समास है। भाई अव्ययभाव समास जो है वो किस में है, यश प्राप्त, ठीक है, आजीवन, महादेव या फिर पंचतंत्र। याद करिए, याद करिए, यथा प्रति आ भर नी, ठीक है, यथा प्रति आ भर और नी, इनमें से कोई शब्द आपको यहाँ पे मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए ऑप्शन संख्या बी को, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, आजीवन, ठीक है। इसमें जीवन के आगे, ठीक है, जीवन जो शब्द है इसके आगे आ जुड़ा हुआ है। भाई जीवन के आगे जो है वो आ जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया आजीवन। यानी कि इस ऑप्शन के अंदर आपका जो है वो अव्ययभाव समास है। तो आपका ऑप्शन संख्या जो 2 है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, आजीवन में अव्ययभाव समास है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यश प्राप्त की, ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए यश प्राप्त, ठीक है। तो यश प्राप्त जो ये शब्द हैं इसके अंदर जो अपना समास है वो है तत्पुरुष समास। कौन सा है, तत्पुरुष समास है। क्यों है तत्पुरुष समास, यानी कि यश को प्राप्त, ठीक है, यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त। और मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी भी शब्द में साथियों तोड़ने पर उसमें अगर विभक्ति चिन्ह आ रहा है, यहाँ पे देखिए को आ रहा है, तो वहाँ पे हमेशा तत्पुरुष समास जो है वो होता है। तो यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त तत्पुरुष समास। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, महादेव, यानी कि महान है जो देव। तो यहाँ पे आपका जो है वो कौन सा हो जाएगा, महान है जो देव, यानी कि कर्मधारय समास है, ठीक है, कर्मधारय समास है। और आगे है पंचतंत्र, यानी कि पंच क्या आ रही है, पंच जो है वो साथियों यहाँ पे संख्या आ रही है। क्या आ रही है, पंच जो है वो भाई क्या आ रही है, संख्या आ रही है। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो है वो कौन सा हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा साथियों, ठीक है। जहाँ पर भी संख्या आ जाए, यानी कि कहीं पर भी अगर संख्या का बोध हो, ठीक है, पंचतंत्र हो गया, कोई भी अगर दशानंद है, इस प्रकार की संख्या आ जाए तो वहाँ पे हमेशा जो है वो द्विगु समास होता है, ठीक है। तो पंचतंत्र द्विगु समास, महादेव में कर्मधारय, आजीवन में अव्ययभाव और अपना यश प्राप्त में यानी कि यश को प्राप्त, विभक्ति चिन्ह क्या आ रहा है, को आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ जी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है वो साथियों द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। द्वंद्व समास का यहाँ पे कौन सा जो है वो एक एग्जाम्पल द्वंद्व समास का नहीं है। देखिए पाप और पुण्य ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है। राजा और प्रजा द्वंद्व समास का है। यथाशक्ति, यथा आ गया, यथा प्रति आभरणी, यथा प्रति आ भर और नी किसके हैं, तो अव्यय समास के, यानी ऑप्शन संख्या आपका 2 यहाँ पे सही होगा। यथा प्रति आ भर नी ये है अव्यय समास के उदाहरण, अव्ययभाव समास के। और जीवन और मरण ये किसका है, ये भी द्वंद्व समास का। द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व समास जो है इसमें जो है वो क्या होता है कि दोनों पद, एक तो इसमें दोनों पद क्या होते हैं भाई, प्रधान होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे द्वंद्व समास की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोनों जो पद हैं वो साथियों प्रधान होते हैं। और सेकंड चीज़ यानी कि शब्द जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। शब्द आपस में जो है वो इस प्रकार के एक योजक चिन्ह, इसको बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं योजक चिन्ह। और इस शब्द जो है वो इस योजक चिन्ह के माध्यम से आपस में जो है वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे पाप पुण्य बीच में ये योजक चिन्ह है, ठीक है। राजा और प्रजा योजक चिन्ह है और जीवन और मरण इसमें भी योजक चिन्ह है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका कौन सा, अव्ययभाव समास। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक चीज़ यहाँ पे और है जो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ यहाँ पे कि अगर कोई शब्द जो है उसमें अगर रिपीटेशन हो रहा है भाई, ठीक है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि योजक चिन्ह को देख करके ये मत करना कि यहाँ पे जो है वो द्वंद्व समास ही होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे घड़ी और घड़ी, इस शब्द को देखिए ध्यान से, घड़ी और घड़ी। अब क्या करते हैं कुछ विद्यार्थी कि इस योजक चिन्ह को देख करके, यानी कि योजक चिन्ह और शब्द क्या है दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, घड़ी घड़ी, इस योजक चिन्ह को देख करके समास कर देते हैं द्वंद्व, जो कि क्या है, गलत है। ध्यान रखना, अगर किसी भी शब्द की एक बार से यानी कि साथियों रिपीटेशन होती है, भाई एक शब्द यहाँ पे है, इसका क्या हुआ, रिपीटेशन हुआ, घड़ी और घड़ी, तो यहाँ पे जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना अव्ययभाव समास है, न कि द्वंद्व समास, ठीक है ना।
ये ऐसे योजक चिन्ह को देख करके जो है वो दवंद मत कर देना, क्योंकि यहाँ जब कभी भी किसी शब्द का रिपीटेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो दवंद न होकर के कौन सा होता है, अव्ययभाव समास होता है। इस बात का आपको जो है वो ध्यान रखना है। क्लियर। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन और आपके एलडीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द जो है वो नहीं है। यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा एक जो है वो साथियों समुद्र शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं है। देखिए नदी समुद्र का पर्यायवाची है। जलद यानी कि जल को देने वाला, ठीक है, एक तो शब्द है देखिए जल, और पीछे जब द लगे तो इसका मतलब है देने वाला। द का जो मतलब है वो होता है देने वाला। और जब कभी भी जल शब्द साथ में लग जाए धी, तो धी का मतलब क्या होता है, धारण करने वाला, ठीक है। और एक होता है जल, और इसके साथ में लग जाए अगर ज, तो इसका मतलब होता है जन्म लेने वाला। अब तीनों को समझिए, ज ल और द, ठीक है। जलद, द का मतलब होता है देने वाला, और जल को देता कौन है, तो जल को देता है बादल, ठीक है। जल को जो देता है वो कौन देता है भाई, तो जल को जो है वो बादल देता है। यानी कि जब कभी भी जल शब्द के पीछे अगर द जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक तो है जल, उसके पीछे जो है वो अगर द जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा जलद, यानी कि वो जो है वो एक बादल का उदाहरण है, जल को देने वाला, और जल को जो है वो बादल देता है, ठीक है। जल शब्द है, ठीक है, जल जो है वो क्या है शब्द है, उसके पीछे अगर दी जुड़ा हुआ है तो इस दी का मतलब होता है धारण करने वाला, ठीक है। इस दी शब्द का मतलब क्या होता है, इस दी का मतलब हो जाएगा धारण करने वाला। और जल को धारण कौन करता है, तो जल को जो धारण करता है वो कौन करता है, तो समुद्र करता है, ठीक है। तो जल शब्द है, ठीक है, जल शब्द है, उसके पीछे कभी भी अगर ये दी जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब होता है समुद्र, यानी कि जल को धारण करने वाला, धारण करता है कौन, समुद्र, ठीक है। जल और साथ में जुड़ा हुआ है ज, तो ज यानी कि जन्म लेने वाला, और जल में जन्म कौन लेता है, तो वो लेता है कमल। तो जिसके पीछे ज है वो कमल के उदाहरण है, जिसके पीछे दी है वो किसके हैं, समुद्र के, और जिसके पीछे द है वो किसके हैं, बादल के उदाहरण है, बादल के सॉरी पर्यायवाची है। अब देखिए नदी से, ठीक है, तो नदी से ये किसका है, समुद्र का है, बिल्कुल सही है। धारण करने वाला समुद्र का है। अर्णव ये भी समुद्र का है, लेकिन जलद यानी कि जल को देने वाला, तो ये जलद जो है ये किसका है, ये बादल का है, न कि समुद्र का, ठीक है। जल को देने वाला कौन है, बादल है भाई, ठीक है। तो इसका आपका जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, ठीक है, जिनका यहाँ पे ऑप्शन संख्या कौन सा 2 आ रहा है उनका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से अब्ज का अर्थ जो है वो नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वो साथियों अब्ज का अर्थ नहीं है। ये एलडीसी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो अब्ज का अर्थ नहीं है। शंख, बिल्कुल शंख अब्ज का अर्थ है। कपूर है, कम्बल है, लेकिन बादल नहीं है। अगर इस प्रकार से अ ब और द आता है, ठीक है, अ ब और क्या आता है, द आ जाता पीछे, तो ये होता किसका, तो ये अर्थ भी जो है बादल का होता है। लेकिन यहाँ पे अ ब ज है, तो अब्ज का मतलब शंख भी होता है, अब्ज का मतलब कपूर भी होता है, अब्ज का मतलब कमल भी होता है, लेकिन साथियों बादल जो है वो नहीं होता है, ठीक है। तो बादल के लिए क्या आएगा, बादल के लिए जो है वो साथियों अब्द आएगा, अब्द, ठीक है। अब्द जो है वो इसका अर्थ बादल होता है, लेकिन अब्ज का अर्थ जो है वो बादल नहीं होता। तो शंख भी सही है, कपूर भी सही है, और कमल भी सही है, लेकिन यहाँ पे बादल जो है वो सही नहीं है। और जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन कि इनमें से बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से बादल के लिए जो है वो कौन सा शब्द यहाँ पे प्रयुक्त होता है या फिर प्रयोग में लिया जाता है बादल के लिए। देखिए जलधि, जलधि मैंने कहा था जल के पीछे क्या आ रहा है, धी आ रहा है, और धी का मतलब क्या होता है, धारण करने वाला। और जल को धारण कौन करता है, तो धारण करता है समुद्र, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे जलधि इसका मतलब हो गया समुद्र। जलज यानी कि जल, और फिर आगे क्या है, ज का मतलब क्या होता है, जन्म लेने वाला। और जल के अंदर जो है वो जन्म कौन लेता है, तो बोलता है कमल। यानी कि ये जो जलज है ये किसका उदाहरण है, तो ये इसका अर्थ जो है वो होता है क्या, कमल होता है भाई, ठीक है। तो जलधि यानी कि जल को धारण करने वाला, कौन धारण करता है, समुद्र। जलज जल में जन्म देने वाला कौन होता है, कमल, ठीक है। जलपात और जलद यानी कि जल को देने वाला, और देने वाला कौन है, तो ये है अपना क्या, बादल है भाई, ठीक है। तो
यहाँ पे आपका जो है वो कौन सा बद्र के लिए, तो ये हो जाएगा कौन सा, जलद यानी कि जल को देने वाला, ठीक है ना। तो जिनका यहाँ पे 4 नंबर आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कौन सा शब्द आलोक का विलोम शब्द है, ठीक है, कौन सा जो शब्द है वो साथियों एक क्या है, आलोक शब्द का क्या है, विलोम शब्द है भाई, ठीक है। आलोक का विलोम शब्द जो है वो कौन सा है, यहाँ पे सुनिए। आलोक जो है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इस आलोक शब्द का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश या फिर उजाला, प्रकाश या फिर उजाला। तो इसका जो विपरीत होगा वो क्या होगा, अंधेरा। इसका जो विपरीत है विलोम जो है वो क्या होता है, अंधेरा है। और अंधेरे को हम क्या बोलते हैं, तम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, तम बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे आपका 4 नंबर यानी कि डी ऑप्शन तम जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। आलोक का मतलब क्या होता है, प्रकाश, और तम जो है वो किसको बोलते हैं, अंधेरे को बोलते हैं, ठीक है। तो जिनका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उनका बिल्कुल सही। अनुज, देखो अनु शब्द क्या है अपने पास में, अनु है, और अनु के साथ में क्या जुड़ा है, ज, तो ये क्या बना है, अनुज बना है, ठीक है। तो अनु का मतलब होता है आगे, ठीक है, अनु का मतलब क्या हो गया, आगे। और अनु का सॉरी अनु का मतलब पीछे होता है, आगे नहीं होता है। अनु जो है वो होता है पीछे। अनु का मतलब क्या हो गया, पीछे हो गया या फिर बाद में कह सकते हैं, ठीक है। अनु का मतलब पीछे या फिर बाद में। और अग्रज, ठीक है, अग्र और प्लस ज, अग्र का मतलब होता है आगे, ठीक है। अग्र का मतलब क्या, आगे या फिर पहले कह सकते हैं, आगे या फिर क्या कह सकते हैं, पहले कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनुज का मतलब होता है बाद में जन्म लेने वाला, और अग्रज का मतलब होता है क्या, पहले जन्म लेने वाला, ठीक है। तो अग्रज, यहाँ पे अनुज का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा अग्रज। अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि अनुज का मतलब देखिए, मैं कहता हूँ कि यह मेरा जो है वो अनुज है, ठीक है। अनुज का मतलब छोटा भाई, ठीक है। जैसे अनुज यानी कि छोटा भाई, और अग्रज यानी कि बड़ा भाई। अग्रज यानी कि जो जिसने पहले जन्म लिया है, और अनुज यानी कि जिसने बाद में जो है वो जन्म लिया है। तो यहाँ पे आपका अनुज का अगर मैं विलोम की बात करूँ तो ये हो जाएगा अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि किस क्रम में पाश्चात्य का विलोम शब्द है, ठीक है। किस क्रम के अंदर एक जो शब्द है पाश्चात्य, इसका विलोम शब्द है, ठीक है। पाश्चात्य संस्कृति। तो देखिए ये प्रवर्त्य, ये भी सही है। पूर्ववर्ती नहीं होता है, प्रवर्ती भी नहीं होता है, प्राच्य होता है, ठीक है। तो ये 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो पाश्चात्य का विलोम शब्द, ठीक है, पौर्वात्य ये भी होता है, और प्राच्य भी तो विलोम ही होता है, प्राच्य। यानी कि इस कंडीशन में देखिए आपके दोनों ऑप्शन, ए ऑप्शन भी सही है, मतलब पौर्वात्य भी होता है और आपके प्राच्य भी होता है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही। देखो पाश्चात्य के दोनों विलोम सही है, यहाँ पे पौर्वात्य भी सही है और आपका प्राच्य भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या 1 और 4 दोनों होने चाहिए। आगे देखिए, अल्पज्ञ का विलोम जो है वो कौन सा होता है, अल्पज्ञ यानी कि अल्प और अज्ञ, जिसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो, ठीक है। अल्पज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है, अल्पज्ञ यानी कि जिसको क्या हो साथियों, थोड़ा ज्ञान हो भाई, ठीक है। तो जिसको क्या हो, थोड़ा ज्ञान हो, उसको क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ। लेकिन जिसको सब कुछ पता हो, ठीक है, यानी कि जो सर्वज्ञ हो, जिसको सब कुछ आता हो, वो होता है सर्वज्ञ। तो इसका जो अल्पज्ञ यानी कि जिसको थोड़ा ज्ञान हो, सर्वज्ञ जिसको सब कुछ पता हो, तो आपका जो ऑप्शन संख्या यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर जो है वो बिल्कुल सही होगा। अल्पज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है सर्वज्ञ। क्लियर। तो ऑप्शन संख्या 2 अल्पज्ञ जो है वो किसका है, सर्वज्ञ का विलोम शब्द है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है वो कहना है कि तैरने की इच्छा के लिए एक सार्थक शब्द जो है वो क्या होगा, ठीक है। तैरने की इच्छा, इसके लिए एक सार्थक शब्द जो है वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा तितीर्षा। तैरने की इच्छा क्या हो जाएगा, तितीर्षा हो जाएगा। यानी कि ये आपका ऑप्शन संख्या डी यहाँ पे सही होगा, तितीर्षा, ठीक है। तैरने की इच्छा तितीर्षा, ठीक है। क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति यानी कि जिसके अंदर कुछ जानने की, साथियों जिसके अंदर कुछ जानने की क्या हो, जिज्ञासा हो, ठीक है। जिसको ज्ञान प्राप्त करने की क्या हो, जिज्ञासा। तो इसके लिए जो एक शब्द आएगा वो आएगा जिज्ञासु। क्या आ जाएगा, जिज्ञासु आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन है, जिज्ञासु जो है वो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, और इसको बोलते हैं क्या, जिज्ञासु भाई, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन संख्या 3 से होगा। इतने सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होकर के पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवा करने की इच्छा, वही बात है शुश्रूषा, ठीक है। सेवा करने की जो इच्छा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके लिए जो एक शब्द आएगा वो आएगा शुश्रूषा। तो यहाँ पे आपका सेवा करने की इच्छा, इसके लिए जो उपयुक्त शब्द है वो है शुश्रूषा। ऑप्शन संख्या आपका 1 यहाँ पे से होगा शुश्रूषा, ठीक है ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, आदि और आदि शब्द जो है इसका सही अर्थ क्या है, ठीक है। देखिए एक शब्द है आदि यानी कि छोटी ई है, इस आदि में क्या है, बड़ी ई है, ठीक है। इन दोनों शब्दों का अर्थ जो है वो साथियों क्या होता है,
सुनिए, जब कभी भी हम कोई लाइन लिखते हैं, ठीक है, जिसमें जैसे 3-4 शब्द लिखे, ठीक है, उसके बाद में आगे हम लिखते हैं आदि। क्या लिखते हैं भाई? ये सब लिखने के बाद में हम क्या लिखते हैं? आदि लिखते हैं आगे, ठीक है। जैसे लिखा रोटी, कपड़ा, मकान, बिस्तर आदि, ठीक है। तो देखो ये जो आदि शब्द है इसका मतलब होता है वगैरह, वगैरह, वगैरह या फिर आरंभ कह सकते हैं, ठीक है। आदि का मतलब क्या होता है? आरंभ भी कह सकते हैं, या तो वगैरह इसका सही है या फिर इसको कहते हैं आरंभ, ठीक है। तो आदि का मतलब होता है वगैरह, वगैरह या फिर आरंभ कह सकते हैं, ठीक है। और एक होता है आदि, ये, ठीक है, वो जो है वो नशे का क्या हो गया? आदि हो गया है, ठीक है। तो ये जो आदि है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अभ्यस्त, यानी कि नशे का आदि होना या फिर उसमें जो है उस चीज़ में क्या होना? लीन होना, तो उसको बोलते हैं अभ्यस्त। तो ये जो आदि है इसका मतलब आरंभ या फिर वगैरह, और ये जो आदि है इसका मतलब क्या होता है? इसका जो मतलब है वो होता है अभ्यस्त, ठीक है ना। तो आदि और आदि यानी कि एक तो हो गया आरंभ, ये आरंभ, और यहाँ पे सही लिखा नहीं लेकिन ये सही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो आदि है इसका मतलब आरंभ या फिर वगैरह वगैरह, और ये जो आदि है इसका मतलब अभ्यस्त, ठीक है ना। तो ये इन दोनों के अर्थ होंगे। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो नहीं बैठेगा, है ना, आरंभ और अभ्यस्त। हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, आरंभ और क्या हो जाएगा? अभ्यस्त हो जाएगा, है ना। तो 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन संख्या 2। नेक्स्ट देखिए अगला, किस विकल्प में शब्द युग्म का जो है वो सही भेद अर्थ जो है वो सही नहीं है, ठीक है। किस शब्द युग्म का अर्थ भेद जो है वो यहाँ पे सही नहीं है? बताइए कौन से का सही नहीं है? शब्द युग्म और अर्थभेद, आदि और आदि, अंत और निर्भर, पहले का गलत है भाई, ठीक है। आदि का मतलब क्या होता है? अंत नहीं होता, आरंभ होता है, ठीक है। आदि का मतलब निर्भर नहीं होता, क्या होता है? आदि का मतलब अभ्यस्त होता है। आदि जो है इस शब्द का क्या होता है? अभ्यस्त होता है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन 1 सही है। देखो बदन का मतलब शरीर और वदन का मतलब मुख, बिल्कुल सही है। बदन यानी कि शरीर, ठीक है, और वदन यानी कि मुख। और ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में दिन और दीन, तो दिन का मतलब वही दिवस और दीन का मतलब वही था गरीब, पुअर, ठीक है। उब्बे और अब्बे, तो उब्बे यानी कि दोनों और अब्बे मतलब भय रही थी। देखो शब्द क्या है? बे, साथ में क्या जुड़ा है? अ जुड़ा है, तो ये क्या बन गया? अबे बन गया, ठीक है। तो अबे यानी कि जिसको भय नहीं हो तो वो हो गया भय रहित। तो अबे यानी कि भय रहित और उबे यानी कि दोनों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही नहीं है, बाकी ये तीनों जो है वो आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द जो है वो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा हैं? बताइए भाई, भाववाचक संज्ञा की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है? भाववाचक संज्ञा की बात हो रही है, ठीक है। क्रिया से बनी होनी चाहिए। देखो पढ़ाई और लिखावट, तो पढ़ाई जो है इसमें पढ़ना क्रिया है, ठीक है। पढ़ाई जो शब्द है इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें पढ़ना क्रिया है, प्लस लिखावट में लिखना क्रिया है, ठीक है। लिखावट जो है इसमें कौन सी क्रिया है? लिखना क्रिया है, ठीक है। तो पढ़ना और लिखना, तो ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे ये भुलाई नहीं है, भलाई है, भलाई और सजावट, ठीक है। भलाई और क्या है? सजावट है। तो देखो सजावट में सजना क्रिया हो सकती है, ठीक है, सजाना, और भलाई में जो है कोई क्रिया नहीं है। बाकी बुराई में कोई क्रिया नहीं है, और बनावट में बनाना क्रिया है, ठीक है। अच्छाई में कोई क्रिया नहीं है, लेकिन दिखावट में दिखाना जो है क्रिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ये दोनों शब्द जो है वो क्या बने हैं? क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा शब्दों में बने गए सही विकल्प देखिए। भाववाचक संज्ञा के देखने हैं तो यहाँ पे लिखना लिखावट वही हो गया ना, ऑप्शन संख्या आपका 1 सही होगा। लिखावट और लिखना ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा, ठीक है। पशु के साथ में देखिए ये जो पशु हैं ये तो है जातिवाचक संज्ञा, पशु जो है ये है जातिवाचक, इसके साथ में जब ता जुड़ गया तो ये बन गई कौन सी? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो पशुता जो है ये भाववाचक संज्ञा है। एकता नहीं है, वीरता। देखो एक जो शब्द होता है वो होता है वीर, ठीक है। एक शब्द जो है वो वीर, मैंने कहा कि मोहन जो है वो वीर है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मोहन जो है वो वीरता है। भाई देखो वीरता जो है ये तो है भाववाचक संज्ञा, लेकिन ये जो वीर है ये क्या है? विशेषण है, ठीक है। मोहन की विशेषता बताई जाने की मोहन कैसा है? वीर है। तो ये जो वीरता है ये किससे बना है? ये साथियों विशेषण से बना है, न कि जातिवाचक क्या है? न कि जो है वो जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है। तो वीरता जो है वो विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। निकटता वही निकट, और इसके साथ में क्या जुड़ा है? ता जुड़ा है, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा से नहीं बना है, ठीक है। तो पशुता आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? वही बात है, 3 भेद होते हैं भाई, ठीक है। कितने होते हैं? 3, जिसमें आपके सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो 3 पार्ट हो गए इसके। कौन सा असत्य है? तो इसमें संबंध वाला नहीं होता है, ठीक है ना।
इसमें आपका संबंध नहीं होगा, बाकी उत्तम होगा, मध्यम होगा और ये अन्य पुरुषवाचक होगा। ठीक है, तीनों होंगे। आगे देखिए, किस विकल्प में सभी सर्वनाम जो है वो पुरुषवाची हैं। ठीक है, पुरुषवाची में देखिए जिसमें ये क्या लिखा है यहाँ पे, पता नहीं क्या लिखा है, तुम, से, बे और मैं। कुछ, कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये तो अनिश्चित हो गया फिर। ठीक है, कुछ तो ये अनिश्चित सर्वनाम है। ठीक है, कोई ये भी अनिश्चित है, मैं, तुम, आप और किसी ये भी अनिश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आपका एक सही होगा, तुम और बे, से, बे, में, ये तो है नहीं शायद, ये कुछ उल्टा ही लगा इसमें, तुम और मैं ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे अपने आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिलते हैं कल एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।